समूह की ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा 2018 में लिया हुआ जो एग्जाम पेपर है, आज हम आपके सामने सोल्व करने जा रहे हैं उसको। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसको देखिए, ह्यूमन राइट डे 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना, और ये 1948 से स्टार्ट हुआ था। देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट तो नहीं होते, लेकिन अगस्त का मंथ चल रहा है, आपको पता है, और इस मंथ में जो इंपॉर्टेंट डेज हैं आप उसको जरूर आप पढ़ के जाइए। जैसे कि 8 अगस्त को क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्वाइट इंडिया मूवमेंट। 9 अगस्त को नागासाकी डे है, ठीक है, नागासाकी डे, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर 1945 को बम जो गिरे थे, तो ये 9 अगस्त है। 10 अगस्त थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं पूछे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये 10 अगस्त को लोयन डे और बायोफ्यूल डे मनाया जाता है। ठीक है, एक तो हो गया लोयन डे और एक है बायोफ्यूल डे। बायोफ्यूल डे 12 अगस्त बेहद इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ये पूछा जाए, क्योंकि ये इंटरनेशनल यूथ डे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है। और 13 अगस्त को ऑर्गन डोनेशन डे है, ज्यादा कोई बेहद खास है नहीं, एक दो एग्जाम्स में पूछा गया है, तो थोड़ा सा ये भी आप ध्यान रखें। 15 अगस्त का आपको पता ही है। आप देखिए, कुछ पीछे भी चले जाते हैं, जुलाई में भी कुछ हुआ था, तो इंपॉर्टेंट डेज जुलाई के अगर हम देखें तो 11 जुलाई आपको पता है विश्व जनसंख्या दिवस होता है, पॉपुलेशन डे। इसके अलावा अगर हम देखें 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे आता है, ठीक है, और 29 जुलाई को टाइगर डे आता है, ये ध्यान रखना, टाइगर डे आता है। और 10 अगस्त को लोयन डे आता है और ये टाइगर डे। तो ये कुछ दिवस है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में जीके के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के नाम से कौन सी गैस जानी जाती है? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि मार्स गैस किसको कहते हैं। दलदली जो एरिया होता है, जहां पर कीचड़ और पानी, मिट्टी जो होता है और पानी की इक्वल सी अमाउंट होती है, उसको बोलते हैं मार्सी एरिया। उस मार्सी एरिया में सबसे अधिक मेथेन जो गैस है वो प्रोड्यूस होती है। ध्यान रखना, मेथेन गैस का फॉर्मूला CH4 होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसबदारी की प्रथा शुरू की थी। सबसे पहले आप देखिए मनसबदारी होता क्या है। मनसबदारी का मतलब है कि जो हायरार्की सिस्टम है, हायरार्की सिस्टम, या आप ये कह सकते हो जो पदक्रम है, जो पदों की व्यवस्था है, कि ये मतलब जैसे गांव में सरपंच होता है, सरपंच के बाद में सरपंच के नीचे जो है उप सरपंच रहेगा, प्रधान रहते हैं, इस प्रकार से। तो सबसे पहले अकबर ने राज्य के अंदर या देश के अंदर मनसबदारी की प्रथा है उसकी शुरुआत की थी, मतलब पदों का शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है पूछा है। कृषि में प्रधानता बिल्कुल है। नेक्स्ट है, भारी उद्योगों एवं श्रम प्रधान वस्तुओं के बीच संतुलन रखना। भारी उद्योग और श्रम प्रधान वस्तुओं के बीच संतुलन थोड़ा सा कम जच रहा है। प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल कम है, हमारी प्रति व्यक्ति आय कम है। आपने अभी देखा होगा करंट में जो राजस्थान अशोक गहलोत जी ने जो बजट पेश किया है, उसके अंदर जो कुशल श्रमिक होते हैं उनकी जो मिनिमम प्रतिदिन की जो आय है उसको उसमें वृद्धि की है। तो ये जरूरी है, क्योंकि हमें प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम मिल रही है। जनसंख्या दबाव बिल्कुल ज्यादा है, आपको पता है हम दूसरे स्थान पर आ रहे हैं जनसंख्या के अंदर, तो दबाव भी ज्यादा है, कम प्रति व्यक्ति आय है, और कृषि में हमारी प्रधानता भी है। तो भारी उद्योगों और श्रम प्रधान वस्तुओं के बीच में हमारा संतुलन है, ये ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना, क्योंकि इसमें क्या पूछा, नहीं है, कौन सी भारतीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो ये नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा गया है कि किसी भाषा के अंदर इस शब्द को अगर ये लिख दें और इस शब्द को अगर ये लिख दें तो इसका मतलब क्या होगा। अब इसको क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हो, देखो इसने क्या लिखा, PALE, इसको लिखा इसने 2 1
3 4। नेक्स्ट है अर्थ, EARTH। ठीक है, इसने लिखा 41590। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए PEARL। अब देखिए P यहां से उठाइए, P के लिए क्या बोला गया था कि इसका कोड 2 है। E के लिए कोड को क्या बोला गया है, E का कोड है 4। आप यहां से भी मैच कर सकते हैं, इसका कोड हुआ 4। A के लिए कोड कौन सा हुआ 1, तो लिखेंगे 1। R के लिए कोड 5 है तो लिखेंगे 5, और L के लिए कोड जो है वो 3 है। अब मैच करेंगे 24153, 24153 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि P भाई है Q का। अब इसको सुनिए, देखो कैसे कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। हम क्या करेंगे, हम कोई भी XYZ कोई भी नंबर्स ले सकते हैं। मैं ले लेता हूं P। अब देखिए P है वो भाई है Q का, भाई को आप प्लस से डिनोट करें और सिस्टर है उसको आप माइनस से डिनोट करें, क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो लिखा हुआ है P भाई है Q का। P है जो भाई है, किसका भाई है, Q का भाई है। अब Q क्या है हमें नहीं बताया अभी, लेकिन ये दोनों भाई है। भाई होते हैं उनको आप क्या करोगे, एक लाइन में लिखेंगे, और माता पिता को आप ऊपर लिखोगे, और इनके अगर बच्चे दिए हुए तो आप इनको नीचे लिखेंगे। इससे क्वेश्चन है वो इजी हो जाता है, सही हो जाएगा। लिखा हुआ है P भाई है Q का, हमने लिखा। R बहन है Q की। R जो है बहन है तो इसी लाइन में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। R और ये बहन है, किसकी बहन है, Q की बहन है। Q पता नहीं कौन है, लेकिन ये इसकी बहन है, हमने ऐसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, P का R से क्या संबंध है, P का R से संबंध क्या है। संबंध पूछा किसका है, इसका पूछा है, मतलब P का R से क्या संबंध है, तो ये इसका भाई हो गया। ये दोनों भाई है, ये इसकी बहन है तो ये भी भाई हो गया। ये ध्यान रखना कि बहन मत कर देना, क्योंकि पूछा क्या है, P का संबंध पूछा है तो P क्या है, इसका भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि जो लुप्त पद है, लुप्त अक्षर है, उनकी खोज करते हुए श्रृंखला को पूरा करना है। सबको ऐड करके देखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे करोगे, लिखो, देखो BA, सबसे पहले इसको ऐड कर दो A, तो क्या बना BAA। ठीक है, नेक्स्ट BAA, सीरीज बन रही है हमारी BAA, चल रही है आगे। आगे देखिए BAA, फिर लिखा BAC, ये तो सीरीज चेंज हो गई, BAC आ गया। हमारी सीरीज क्या चल रही थी, ये चल रही थी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। B रखिए तो BAB, तो BAB, BAC आ गया, फिर ये गलत जा रहा है। अगर ये रखे तो BAC, आपने क्या रखा BAC, मतलब फर्स्ट अगर रखोगे तो आएगा BAC, दोबारा BAC, बिल्कुल BAC, थर्ड में इसने खुद ने दिया। आगे B रखा BAC, बिल्कुल ये BAC बना। फिर A रखा आपने तो BAC, बिल्कुल, और BAC आगे खुद ने दे दिया। इसका मतलब कि ये सीरीज जो है वो बिल्कुल सही जा रही है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। मुश्किल से आपको 1.5 मिनट लगती है, अगर आप फटाफट इसको करेंगे, ज्यादा छोड़ के नहीं आना है ना, देखते ही, क्योंकि बायो के बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, छोड़ के नहीं आना है, आप कर सकते हो, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है अवेकन शब्द का सबसे सही अर्थ अभिव्यक्त करने वाले शब्दों का चुनाव करना है। देखो अलाइनमेंट का मतलब होता है कि जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया हो, ठीक है। रियलाइज्ड मतलब जिसको विश्वास हो गया हो। सुख ये भी नहीं होगा। और वेकन मतलब, अवेकन का मतलब होता है जगना, और वेकन का मतलब क्या होता है, जगना होता है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा करेक्ट। वैल्यूएबल शब्द का श्रेष्ठ विपरीत अर्थ, अपोजिट बताना है, ध्यान रखना। श्रेष्ठ विपरीत अर्थ कौन सा है, तो वैल्यूएबल का विपरीत अर्थ वीक नहीं हो सकता, वर्थलेस, बिल्कुल वैल्यूएबल वर्थलेस, ये इसका आंसर हो जाएगा। इंफीरियर मतलब तो नीचे होता है, लोली भी नहीं हो सकता, लोली। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द ढूंढिए। योट, आपने नाम सुना होगा योट। योट क्या होते हैं, जो लंबे लंबे जहाज चलते हैं उनको योट कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें जो 10 का सी है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए देखिए, अब आपकी जो जूलॉजी या बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस है वो स्टार्ट हो गए हैं, इनको सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है, बहुत ही फेमस क्वेश्चंस है ये, मान लो मोस्ट ऑफ सभी एग्जाम्स में आता है, और अभी लेब असिस्ट का जो एग्जाम लगा था एकदम एज इट इज ऐसा कैसा ये क्वेश्चन आया था। लिखा हुआ है कि हु पायोनियर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, सबसे पहले इकोसिस्टम या फिर पारितंत्र जो है उसकी संकल्पना किसने दी थी। जो टेंसले है ये इसका आंसर हो जाएगा, याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव संख्या क्या होती है। जीव संख्या मतलब कि जीवों का एक समूह हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं। ध्यान रखना पॉपुलेशन क्या होता है। मेयर ने बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई थी पॉपुलेशन की। उन्होंने ये कहा था कि एक लोकल एरिया में रहने वाले जीवों का ऐसा समूह है जो आपस में इंटरब्रीड करते हो और वाइवल प्रोजिनी को उत्पन्न करते हो। मतलब कि जो उनकी प्रोजिनी होगी वो भी आगे क्या करेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकती है। ऐसे जीवों के समूह को हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं या स्पीसीज कहते हैं। अब स्पीसीज आगे चलकर क्या बनाती है, पॉपुलेशन बनाती है। तो पॉपुलेशन क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मतलब जीवों का ऐसा समूह है, बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज, एक ही जाति के जीवों का ऐसा समूह है जो क्या करता है, पॉपुलेशन बनाता है। बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन है वो ए है, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही से मैच नहीं किया गया है। तो लिखा हुआ है बेसिलस सबटिलस अमोनीकरण करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, बिल्कुल सही है। नाइट्रोमोनास और नाइट्रोबैक्टर नाइट्रीकरण करते हैं, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा होता है, बिल्कुल होता है। विनाइट्रीकरण जो है वो क्लोस्ट्रीडियम द्वारा नहीं होता है। यहां अगर थायोबैसिलस होता, अगर यहाँ शूडोमोनास या थायोबैसिलस होता तो हम बिल्कुल इस क्वेश्चन को सही करते, लेकिन अब ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत, क्योंकि इसने क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जीव मंडल या बायोम है वो नहीं बनाते हैं। तो टेगा जो वन है वो बायोम है वो नहीं बनाते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चमड़ा प्रसाधन उद्योग में निम्न में से किस धातु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। मतलब जो चमड़ा टेंडरीज होते हैं उनके अंदर कौन सा जो प्रदूषण है, पोल्यूटेंट है, वो बाहर निकलता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें सबसे ज्यादा क्रोमियम है वो बाहर निकलता है। क्रोमियम इससे बाहर निकलता है। इसके अलावा जो ऑप्शंस दिए हुए हैं आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए। कैडमियम जो है वो, इससे जो डिजीज होती है वो इताई डिजीज है, बहुत फेमस डिजीज है, इसमें हड्डियों का जो रोग है वो हो जाता है। कैडमियम है मोस्टली वो जो हमारे जीवाश्म ईंधन है उससे बाहर निकलता है, ध्यान रखना, जीवाश्म ईंधन से ये निकलते हैं। सीसा है वो भी जो हमारे पेट्रोल है, डीजल है, उनसे निकलता है, ये भी हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाते हैं। पारा मरकरी है, मरकरी भी आपको पता है जो सी फूड खाने वाले होते हैं उनके अंदर इसकी वजह से काफी ज्यादा रोग होते हैं, क्योंकि ये सी के अंदर अधिक पाया जाता है, या किसी चीज को हम जलाते हैं तब भी ये अधिक निकलता है। तो आप थोड़ा सा इसके लिए ध्यान रखेंगे। लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा जंतु ठंडे मरुस्थल का जीव है। आपको पता है मरुस्थल गर्म भी होते हैं और ठंडे भी होते हैं, तो इनमें से ठंडा कौन है। फर्स्ट है बैक्ट्रियन ऊंट, डोमेंड्री ऊंट, आर्मडिलो और जेब्रा। देखिए ध्यान रखें, जेब्रा जो है वो अफ्रीका में पाया जाता है, इसलिए ये ऑप्शन कट हुआ। आर्मडिलो है वो अमेरिका में पाया जाता है, एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है, और ये मतलब है ना मोस्ट ऑफ वहीं पाया जाता है, और वहां कोई ठंडा मरुस्थल है नहीं इतना, तो ये भी ऑप्शन गलत हुआ। डोमेंड्री ऊंट आपने जो आसपास देखे हैं वो सारे के सारे डोमेंड्री ऊंट्स होते हैं, कैमल्स होते हैं सॉरी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। बैक्ट्रियन ऊंट है वो गोबी मरुस्थल में पाया जाता है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गोबी मरुस्थल में पाया जाता है। एशिया के अंदर गोबी मरुस्थल है, ठीक है, एशिया में गोबी मरुस्थल है, उसके अंदर ये पाया जाता है। दो हम्प इसके अंदर बहुत स्पष्ट दिखाई देती है इस टाइप से, जो केमल है उसमें ऊपर दो हम्प है वो ऐसे दिखती है, इस प्रकार का केमल है, ठीक है, बहुत स्पष्ट दो हम्प इसमें दिखेगी, तो ये क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उसकी परिभाषा आपसे पूछी है कि क्या होगा। देखिए प्रसरण का वर्गमूल या फिर माध्य से विचलन का वर्गमूल। देखो वेरिएंस है
स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन है, या नन ऑफ अबोव है। देखिए मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, x माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर बटे में आ जाएगा n, और ये हो गया रूट। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन को सिग्मा से या s से रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान रखना। किससे करेंगे, या तो सिग्मा से कर सकते हो या आप s से कर सकते हो, फॉर्मूला ये है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इनको वेरिएंस कहते हैं। पहला ऑप्शन है वेरिएंस, बिल्कुल वेरिएंस तो है, लेकिन और क्या, वेरिएंस के साथ में तो और भी बहुत कुछ हो रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, वेरिएंस का स्क्वायर का रूट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स, स्क्वायर का सम भी हो रहा है, डेविएशन फ्रॉम द मीन, इसने रूट नहीं बोला। सम ऑफ स्क्वायर तो हो रहा है, लेकिन डेविएशन का सम ऑफ स्क्वायर हो रहा है, लेकिन रूट नहीं हो रहा है, तो रूट वाला ऑप्शन ये ज्यादा बेटर है। तो स्क्वायर का क्या, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, बिल्कुल। तो इसका ये ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए प्रायिकता का मान इसके मध्य होता है। आप इसको सुनिए थोड़ा सा, प्रायिकता का मान किस किस के बीच में हो सकता है। प्रायिकता क्या होती है, प्रोबेबिलिटी। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए मेरे पास एक कॉइन है, मैं कॉइन को फ्लिप करता हूं और सामने जो भी है उसने बोला हेड। मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। मैंने फ्लिप किया, उन्होंने क्या बोला, हेड। तो मुझे एक बात बताइए, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है, क्योंकि आपके पास दो है और चांस दो है, उसमें से एक आ सकता है, मतलब दो में से एक, तो 50% हुआ। तो आने की प्रोबेबिलिटी आप मान के चलेंगे कि 100% है, बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। फ्लिप करने से पहले आपको पता था कि आ सकता है। मान लीजिए आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, जरूरी थोड़ी है वही आएगा, 50% वो भी तो है। हेड आ सकता है, आने की प्रोबेबिलिटी 100% है, आ सकता है, हेड आ सकता है, आ गया तो 100 हो गया ना। और जरूरी थोड़ी हेड आएगा, वो टेल भी तो आ सकता है। अगर वो टेल आया तो प्रोबेबिलिटी क्या रही, हेड आने की 0। तो किस किस के बीच में, 0 से 100% या फिर 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहती है, 0 से 1 के बीच में रहती है। तो यादृच्छिक मानों के लिए रैंडम वैल्यूज नहीं, नहीं रैंडम क्यों, 0 to 1, बिल्कुल ये क्या रहती है, 0 to 1 रहती है, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती, अनंत। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, suprachiasmatic nucleus that contains biological rhythm it situated in mans। suprachiasmatic nucleus मतलब इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, काइज्मा स्ट्रक्चर बनती है, ये हाइपोथैलेमस के जस्ट आगे की तरफ बनती है, जस्ट आगे हाइपोथैलेमस के अंदर। और ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल रिदम, जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है उसको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, और इसको क्या कहते हैं, पेसमेकर भी कहते हैं। तो बायोलॉजिकल क्लॉक का पेसमेकर है ये, बायोलॉजिकल क्लॉक का क्या है, ये पेसमेकर है, मतलब ये इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये कहां मिलेगा, हाइपोथैलेमस के जस्ट आगे पाया जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सिलोमिक केविटी ऑफ बेलेनोग्लोसस कंटेन्स, मतलब बेलेनोग्लोसस में जो देह गुहा होती है उसमें कितनी गुहाएं पाई जाती है। तो टोटल 3 गुहाएं पाई जाती है, मतलब कि इसकी जो देह बीती है वो 3 भागों में बंटी होती है। अगर एक नंबर देखें तो जैसे प्रोबोसिस है, ट्रंक है और कॉलर रीजन है, ये तीनों रीजन है, सब में क्या मिलती है, केविटी मिलती है। तो प्रोबोसिस केविटी मिलेगी, आप लिख सकते हो प्रोबोसिस केविटी, ट्रंक केविटी और कॉलर केविटी, ठीक है। तो टोटल कितनी केविटी होगी, 3 केविटी इसके अंदर पाई जाती है। तो ऑप्शन के अंदर देख लीजिए 1, 4, 2 और 5। अगर 3 का ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसका मतलब प्रोबोसिस और ट्रंक है वो दोनों साथ में जुड़ी हुई है बता रहा है, तो इसका ऑप्शन 2 हो सकता है। वैसे एग्जैक्टली देखें तो 3 केविटी इसके अंदर पाई जाती है। ऑप्शन आप 4 तो कर नहीं सकते, तो हम ज्यादा बेटर रहेगा कि हम क्या करेंगे, इसका बी ऑप्शन सही करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। नोट पूछा कि कौन सा सही नहीं है। देखिए एरी सिल्क जो है वो फिलोसोमिया रेसिनाई से मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। जो मधुमक्खियां हम पालते हैं वो मधुमक्खी एपिस मेलिफेरा होता है, ये भी बिल्कुल सही है।
लाख का कीड़ा जो है, जिसे हमें लाख प्राप्त होता है, वो टेकार्डिया लक्का होता है, ये भी बिल्कुल सही है। स्वच्छ जलीय मछली जो है वो टूना है, ये गलत हो गया। स्वच्छ जलीय मछली तो टूना नहीं होती है। टूना और हिल्सा दो मछली ऐसी है, आप याद रखेंगे। टूना और हिल्सा दो ऐसी मछलियां हैं जो कि मेराइन वाटर में मिलती है, सोल्टी वाटर में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा स्वच्छ जलीय जो मछलियां हैं, जैसे कि लीबी हो गया, ठीक है, रोहू हो गई, कतला हो गई, ये स्वच्छ जलीय मछलियां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि कौन सा कथन है वो इसमें गलत है। बेलेंटिडियम जो है वो मनुष्य की कोलोन में रहकर हानिकारक बैक्टीरिया को खाता है, बिल्कुल सही बात है। आपको गलत लिखना है, ये सही बात है। कोलोनिम्फा दीमकों की आंत में रहने वाला सहजीवी है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोलोनिम्फा है और प्रोटोजोन्स है, वो भी इसके अंदर मिलेंगे। बैक्टीरिया भी पाया जाता है। लेस्मानिया ट्रोपिका मनुष्य की त्वचा पर रहने वाला बाह्य परजीवी है, ये बिल्कुल सही है। पायरिया रोग जियार्डिया द्वारा होता है, ये गलत हो गया। इसका रोग है वो जियार्डिया द्वारा नहीं होता है। तो तीन ऑप्शन सही है, आपको गलत पूछा तो आपका करेक्ट आंसर है वो ये हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, ब्रेंकियोस्टोमा के बारे में कौन सी बातें सही है, इस बार सही पूछा है। इसमें लिखा कि इसमें एक जोड़ा पृष्ठीय लंबवत और एक जोड़ा ऊर्ध्व सिलोमिक केनाल पाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। इसमें क्लोम छड़े हैं वो जिलेटिन युक्त पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। एट्रियोपोर एक मध्य और एक अधर स्थिति में स्थित होता है और इसमें पेशी हृदय पाया जाता है, ये सबसे गलत बात होगी, इसमें तो हृदय मिलता ही नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन गलत जा रहा है और ए बी सी, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी और सी। तो ए बी सी किसमें सही आ रहा है? बिल्कुल इसमें आ रहा है, क्योंकि डी वाले ऑप्शन तो वैसे हट जाएंगे क्योंकि इसमें हृदय होता ही नहीं है। जब हृदय नहीं होता है तो डी ऑप्शन गया। ए बी तो बिल्कुल सही थे। और ये एट्रियोपोर एक मध्य अधर स्थिति में उपस्थित होता है, बिल्कुल। अगर आप इसके स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कुछ इस प्रकार का होता है। इस प्रकार से इसके अंदर वी आकार की मायोटॉम्स पाई जाती है और ऊपर फिन्स मिलेंगे और यहां आपका एट्रियोपोर मिलेगा वेंट्रल साइड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कौन सा कथन इसमें सही है? छिपकलियों के अवस्कर में 3 भाग होते हैं, मतलब कि जो लिजर्ड्स होती हैं उनकी जो क्लोएका होती है उसमें 3 चेंबर पाए जाते हैं। पहले ये समझिए कि क्लोएका होता क्या है। सुनो, मान लीजिए कि हमारे पास एक्सक्रीटरी पोर जो होते हैं वो एनस के रूप में ये पाया जाता है। मान लीजिए ये एनस है, ये एक्सक्रीटरी पोर है, यहां से उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर जाते हैं। अगर इसी उत्सर्जी छिद्र से, एक्सक्रीटरी पोर से जनन संरचनाएं या जनन कोशिकाएं भी बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, तो इस छिद्र को अब एनस नहीं कहकर हम क्या बोलेंगे? क्लोएका कहेंगे। तो अब इसने बोला कि क्लोएका, जो लिजर्ड में जो क्लोएका होती है वो 3 चेंबर की बनी होती है। बिल्कुल, ये जो 3 चेंबर होते हैं भाग, इसमें प्रोटो, कोप्रो, एक प्रोटो होता है, एक कोप्रो होता है और एक होता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? कौन सा इसमें सही है? छिपकलियों के अवस्कर में 3 भाग पाए जाते हैं। देखिए क्लोएका या अवस्कर होता क्या है? अगर उत्सर्जी छिद्र के द्वारा जनन कोशिकाओं का उत्सर्जन भी उसी छिद्र से होता है तो इस एक कॉमन छिद्र को हम क्या कहते हैं? क्लोएका कहा जाता है। लिजर्ड्स में मिलने वाला जो क्लोएका है वो 3 चेंबर का होता है, बिल्कुल। कोप्रो, प्रोटो ड्रम नाम से होता है ये, बिल्कुल 3 चेंबर का होता है, ये सही है। स्टमक ऑफ स्कोलियोडोन ओपन्स इनटू बर्सा एंटीना, बिल्कुल ये सही बात है, इंपॉर्टेंट भी है। जो स्कोलियोडोन, आप जिसको क्या बोलते हो, डॉग फिश कहते हो, इसमें सूंघने की जो क्षमता बहुत ज्यादा होती है, तो ये बर्सा एंटीना में खुलता है। स्फिनोटोन बिलोंग्स टू लेसरटीलिया, ये गलत हो गया।
स्फिनोडोन है वो लेसरटीलिया में नहीं आता है, तो ये गलत हुआ। हेलोडर्मा इज द ओनली पॉइजनस लिजर्ड, बिल्कुल, ये बिल्कुल एक ऐसी मछली होती है जो क्या है, सॉरी लिजर्ड है, चिपकली है जो क्या होती है, पॉइजनस होती है, ये बिल्कुल सही है। तो ए बी और सी वाला ऑप्शन आपका सही जाएगा, ए बी और सी, सॉरी ए बी सी तो गलत हो गया ना हमारा, ए बी और डी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है विच ऑफ द निम्न में से कौन सा जहरीला सांप नहीं है, जहरीला सांप नहीं है, नॉन पॉइजनस स्नेक। पिट वाइपर बिल्कुल होता है ये तो, टिफ्लोफस ये एक अंधा सांप होता है, दिखाई नहीं देता इसको, और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज भी है, मतलब ये खत्म भी हो रहे हैं, ठीक है, ये तो ये नहीं, ये जो है वो नॉन पॉइजनस होता है, ध्यान रखना, ऑप्शन इसका यही होगा। केलोफिस और ये सारे के सारे क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, तो आपको पूछा है नॉट ए पॉइजनस, तो ये टिफ्लोफस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा है आपसे कि खरे के जबड़े में उपस्थित दांत रहित रिक्त स्थान। देखिए हमारे जबड़े के अंदर कुछ आपको पता है कि जो मेमल्स का जबड़ा होता है वो क्या होते हैं, हेट्रोडोंट होता है। हेट्रोडोंट का मीन्स क्या होता है, यहाँ 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, एक तो होता है इंसाइजर, एक होता है केनाइन, और एक होता है प्रीमोलर और मोलर। तो ये जो स्ट्रक्चर्स ऑफ टीथ अलग अलग प्रकार के जो दांत पाए जाते हैं, इनकी पोजीशन भी फिक्स होती है। यहाँ एक जो खरगोश है उसके अंदर क्या नहीं पाया जाता है, दांत नहीं पाए जाते, तो उस स्पेस को, उस एक स्पेस को हम क्या बोलेंगे, डायस्टेमा कहा जाता है। बाकी मैक्सिला, डेंट्री और प्री मैक्सिला ये हड्डियां हैं जो क्या होती है, हमारे जबड़े के अंदर उपस्थित होती है। तो डायस्टेमा वो एक जगह होती है रिक्त स्थान। लिखा है हार्डमानिया में रक्त परिसंचरण की दिशा क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्डमानिया किस दिशा में परिवहन होता है या चलता है। तो आपको पता है, देखो वेंट्रल साइड और डोर्सल साइड, हार्डमानिया का जो है वो डोर्सल से वेंट्रल की तरफ जाता है और पुनः वेंट्रल से डोर्सल की तरफ आ जाता है, मतलब ये एक्सचेंज होता रहता है इस प्रकार से। तो ये आ जाएगा अधर पृष्ठीय से पृष्ठ अधरीय दोनों तरफ, मतलब कि ये कौन सा हो गया, वेंट्रो डोर्सल और डोर्सो वेंट्रल है, वो दोनों ऑप्शन इसके अंदर सही हो जाएगा, तो ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर रॉन्ग अबाउट कोलंबिया। कोलंबा कबूतर के बारे में आपको गलत कथन है वो बताने। देखिए इसमें लिखा है इसमें बाई सिस्टमेटिक चाप नहीं होती है, लेफ्ट जो सिस्टमेटिक चाप है वो इसमें नहीं पाई जाती। आप इसके बारे में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप पहले देख लीजिए। सिस्टमेटिक जो चाप है आर्क जो है वो ध्यान रखना लेफ्ट और राइट दो टाइप की होती है। एम्फीबियंस के अंदर, एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में, इनमें तो दोनों के दोनों उपस्थित होती है, मतलब कि राइट और लेफ्ट दोनों होगी। एवीज के अंदर, बर्ड्स के अंदर एवीज में केवल और केवल राइट उपस्थित होती है और मेमल्स के अंदर केवल और केवल लेफ्ट उपस्थित होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एवीज में लेफ्ट है वो नहीं पाई जाती। इसने पूछा देयर इज नो लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क, ये बिल्कुल सही हो गया, तो ये तो सही है। आपसे पूछा है कौन सी बात गलत है, देयर इज 2 पल्मोनरी अरोटा, यहाँ 2 पल्मोनरी अरोटा पाई जाती है, थोड़ा सा कम जच रहा है। क्रोप इज प्रेजेंट इन द स्टमक, नहीं 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 नहीं, ये तो गलत हो गया। स्टमक देखिए क्या होता है, ऊपर से अगर आप ऐसे चलते हैं फेरिंग्स के बाद में यहाँ क्रोप आता है एक बड़ा सा, और उसके बाद में नीचे इधर आपको पता है स्टमक मिलेगा, तो क्रोप ऊपर चला जाता है, स्टमक नीचे रह जाता है। तो ये बोल रहा है इन द स्टमक, क्रोप स्टमक के अंदर पाया जाता है, नहीं ये ऊपर पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हुआ आपका। इट हैज 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। देखिए आपको मैं बता दूं, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल, इन सभी में 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व्स पाई जाती है, याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया सही। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ए और, अच्छा आपको तो गलत बताना था, गलत कौन से हो गए, बी और सी, तो बी और सी ऑप्शन ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट पूछा है, अंडा देने के समय मुर्गी का अंडा क्या होता है? अब सुनिए, मुर्गी में आपको पता है निषेचन आंतरिक होता है लेकिन डेवलपमेंट बाहरी होता है। मतलब कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। तो डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फर्टिलाइज्ड एग जो है वो क्या होते हैं, बाहर आते हैं। ये फर्टिलाइज्ड एग जो होते हैं वो एक द्विगुणित संरचना होती है और आप इसको ये कह सकती हैं कि ये सबसे बड़ी कोशिका भी है। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मुर्गी के अंडे की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये कोशिका तो है सबसे बड़ी जिसको आप देख रहे हो, क्योंकि इसमें एक ही कोशिका है। बाहर आने के बाद में क्या होता है, इसका स्टार्ट होता है इंक्यूबेशन सॉरी, इंक्यूबेशन। ये इंक्यूबेशन जो टाइम है वो लगभग 21 दिन का होता है, जिसके अंदर क्या होता है, आपको लगभग 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या करना होता है, उनको टेम्परेचर देना होता है। तो मुर्गियां इंक्यूबेशन करती है और उसके बाद में क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है डेवलपमेंट, जिसमें आपको मोरुला बनेंगे, क्लीवेज स्टार्ट होगा, मोरुला ब्लास्टुला गेस्टुला चलेगा। लेकिन इसमें आपसे पूछा गया है कि अंडा देने के समय मुर्गी का अंडा क्या होता है, निषेचित होता है, बिल्कुल फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइज्ड होता है, बट नो क्लीवेज, बिल्कुल क्लीवेज नहीं होता है, वो तो बाद में काफी लेट स्टार्ट होता है। तो ये ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ये तो होगा ही नहीं, ये तो लेट स्टार्ट हो रहा है क्योंकि क्लीवेज स्टार्ट ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है अच्छा, क्लीवेज भी एक इंपॉर्टेंट बात है, आप याद रखेंगे कि आपका पूछा जाए आपसे, मुर्गी के अंडे के अंदर जो क्लीवेज होता है सबसे पहले वर्टिकल क्लीवेज होता है। मान लीजिए आपके पास ये दो कोशिकाएं हैं, मान लीजिए ये जाइगोट है आपका, सबसे पहले वर्टिकल क्लीवेज, वर्टिकल क्लीवेज है वो सेंटर से नहीं जाकर थोड़ा सा इधर से जाता है इस प्रकार से। दूसरा भी वर्टिकल क्लीवेज होगा, खड़ी जो काट होती है, और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, समझिए ये बोल है। अगर मैं इसको इस प्रकार से काटता हूं, दो कोशिका बनी, फिर आपको इसी प्रकार से काटना है, लेकिन इस बार जो है वो तल जो है वो अलग हो जाएगा, ये और ये, ठीक है, और उसके बाद में हॉरिजॉन्टल, इस प्रकार से ये चलता है। तो VVH आप थोड़ा सा याद रखेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा फिनोलिक हार्मोन है? फिनोलिक हार्मोन, फिनोलिक जो है वो एड्रिनल हार्मोन होता है, फिनोलिक हार्मोन, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकलिस मेंटन दर समीकरण किसके बारे में, इसके बारे में है कि माइकलिस मेंटन जो इक्वेशन दी गई थी, उन्होंने ये कहा था कि एंजाइम जो है वो क्या करता है, सबस्ट्रेट के साथ में जुड़ता है और रिएक्शन जो है उसकी दर को बढ़ा देता है, क्या करके, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाकर। तो आपसे क्या पूछा गया है कि माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो सिंपल दी गई थी वो किसके बारे में थी? क्या वो ये बताता था कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाना, या फिर क्रेब साइकिल का कोई रोल नहीं है इसमें, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का कोई मतलब नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन एंजाइम? बिल्कुल, माइकलिस मेंटन इक्वेशन है वो ये बताता है कि एक एंजाइम है वो कितने टाइम में एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा नियंत्रक एंजाइम की अभिक्रिया में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? जो रेगुलेटिव एंजाइम्स होते हैं, जो रेगुलेटिव एंजाइम्स होते हैं, उनकी क्रिया को अभिप्रेरित या परिवर्तित कौन नहीं कर सकता? ये तो बिल्कुल कर सकता है, फीडबैक मैकेनिज्म होता है, प्रोडक्ट होता है, वो वापस जाकर एंजाइम को क्या कर सकता है, उसकी एक्टिविटी को घटा सकता है। रिवर्सिबल कोवलेंट मॉडिफिकेशन, बिल्कुल अगर वो रिवर्सिबल है तो हो सकता है कोवलेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इरिवर्सिबल कोवलेंट ये नहीं हो सकता, क्योंकि इरिवर्सिबल है वो तो फिर एक बार बाइंड हो गया और बाइंड होने के बाद वो हटेगा ही नहीं, तो फिर इरिवर्सिबल। ये ऑप्शन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस अकर्स ड्यूरिंग द स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्मटिड बनता है, ये जो गोलाकार संरचना है, इससे स्पर्म का जो फॉर्मेशन होता है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। इस समय क्या होता है, न्यूक्लियस है वो कंडेंस होता है, ठीक है, और भी इसमें जैसे टेल का फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाता है, तो न्यूक्लियोसोम का रीअसेंबलिंग है या रीमॉडलिंग है इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेसिकल क्लेथ्रिन पर निम्न में कौन सा वेसिकल क्लेथ्रिन की परत
निम्न में से कौन से वेसिकल पर क्लेथरीन की परत नहीं होती है जब वह प्रथम बार बनता है? अब इसको सुनिए। देखिए, एक ट्रांसपोर्ट का एक सर्कल होता है, न्यूक्लियस के पास में आपको पता है ईआर जुड़ी रहती है, इस प्रकार से ईआर उपस्थित होती है। ईआर में प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, उनका फॉर्मेशन होता है। अगर आर है तो प्रोटीन, और अगर एस है तो लिपिड का फॉर्मेशन होगा। यहां से कुछ वेसिकल्स बनती है जो किसके पास जाती है? गोल्गी के पास जाती है। यहां उनके अंदर मॉडिफिकेशंस होते हैं, और यहां से मॉडिफिकेशन होने के बाद में जो वेसिकल्स है वो लाइसोसोम की तरफ जा सकते हैं, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जा सकते हैं, टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या वो दूसरे और जो ऑर्गेनल्स है उसकी तरफ जा सकते हैं। अब यहां जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाते हैं, यहां क्लेथरीन चाहिए आपको, लाइसोसोम की तरफ जाते हैं, वहां भी आपको क्लेथरीन चाहिए, और यहां जो है कोप प्रोटीन है वो उपस्थित होते हैं, कोप सेकंड। ईआर से गोल्गी की तरफ जाते हो तो क्या चाहिए आपको? कोप सेकंड चाहिए। यहां आपको क्या नहीं चाहिए? क्लेथरीन है वो यहां नहीं पाया जाता है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसको पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स फ्रॉम फॉर्म्ड फ्रॉम ईआर। ईआर से बनी हुई जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है उसके ऊपर क्लेथरीन नहीं पाया जाता। ईआर से बनी हुई ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है उसके ऊपर क्लेथरीन नहीं पाया जाता, बिल्कुल। इसमें तो कोप सेकंड होता है, तो ये ठीक ही लग रहा है। नोट पूछा है आपसे, कौन सी बात सही नहीं है? अच्छा, डज नॉट हैव ए क्लेथरीन कोट, किसमें क्लेथरीन कोट नहीं पाया जाता, तो इसमें नहीं पाया जाता, सही है। वेसिकल टेक्स प्लेस लाइसोसोमल एंजाइम्स फ्रॉम द ट्रांस, हाँ बिल्कुल, लाइसोसोम की तरफ जाता है, उसमें मिलेगा। वेसिकल्स फ्रॉम कोटेड पिट फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें भी मिलेगा। सॉर्टिंग करने के लिए लाइसोसोम में जाता है, इसमें भी मिलेगा। तो ये तो सारे सही हो गए। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि यहां वाली जो वेसिकल्स है उसमें क्या मिलता है? कोप सेकंड मिलता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है कि न्यूक्लियोसोम के बारे में कौन सी बातें सही है? न्यूक्लियोसोम देखो क्या होता है, मैं बता दूं आपको। हिस्टोन प्रोटीन जो है, हिस्टोन प्रोटीन जब डीएनए के साथ में जुड़ जाता है तो वो क्या बना लेता है? न्यूक्लियोसोम बना लेता है। हिस्टोन प्रोटीन कई प्रकार के होते हैं, H2A, H2B, H3 और H4, H4, H2A, H2B, इस टाइप से, ठीक है। इसके अराउंड क्या होता है? इस प्रकार से डीएनए है वो कोइल होता है, ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसोम बन जाता है। तो न्यूक्लियोसोम के बारे में क्या है? कंटेन्स डीएनए एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन तो होता है इसमें न्यूक्लियोसोम में। तो इट हैज ए कोर ऑफ हिस्टोन, कोर ऑफ हिस्टोन पाया जाता है, एंड डीएनए अराउंड इट, बिल्कुल ये तो सही हो गया, डीएनए इसके चारों ओर उपस्थित होता है, यही होता है। नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैकेजिंग, नहीं नहीं, ये पैकेजिंग के लिए ही हो रहा है। ये जो काम हो रही है वो डीएनए को क्या करते हैं? कंडेंस करने के लिए होता है, क्योंकि डीएनए काफी बड़ा है, कम से कम यहाँ से यहाँ तक देखिए जैसे 2 मीटर का डीएनए होता है, तो ये पैकेजिंग करने के लिए काम चल रहा है। और प्रोकैरियोट में तो होता ही नहीं है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। आगे चलिए, लिखा हुआ है कि द रिसेप्टर फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन इज ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। कौन सा ऐसा हार्मोन का रिसेप्टर है जो क्या होता है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करता है। पहले इसको समझिए। मान लीजिए एक सेल है, सेल के ऊपर क्या लगा हुआ है? एक रिसेप्टर लगा हुआ है। इस रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा एक हार्मोन। ये तो है हार्मोन, ये है रिसेप्टर, और रिसेप्टर ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहां पाया जाता है आपका न्यूक्लियस, ये आपका डीएनए है। अब ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो यहां आकर जुड़ेगा, जुड़ने से ये जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होकर अंदर आ जाएगा, और अंदर आने के बाद में वो क्या करेगा? इस न्यूक्लियस में जाकर किसी जीन को एक्टिवेट करवाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है पूरी बात का। इसने बोला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह कौन काम करता है, तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरफ ऐसे काम करेंगे जो क्या होते हैं, मान लीजिए जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इस प्रकार के जो होते हैं वो इस प्रकार काम करते हैं। तो इंसुलिन, ग्लूकागोन तो होंगे नहीं, तो एस्ट्राडायोल जो है वो एस्ट्रोजन, आगे चलकर ये इसी से एस्ट्रोजन बनता है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है G2 से M फेज की ओर कोशिका चक्र का बढ़ना मुख्य रूप से इसके द्वारा नियंत्रित होता है। इसको थोड़ा सा समझिए। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा सेल साइकिल बता रहा हूं। इसने आपसे पूछा है कि G2 से M फेज की ओर सेल साइकिल अगर आप देखें तो G1, G1 से S, S से G2 और G2 से M।
हर एक साइकिल, हर एक जो ये जो स्टेज हैं, यहां पर इनको क्रॉस करने के लिए यहां कुछ गेट के ऊपर मिलने वाले गेटमैन है वो खड़े रहते हैं। जैसे यहाँ CD के उपस्थित होता है, यहाँ साइक्लिन A उपस्थित होता है, यहाँ साइक्लिन B उपस्थित होता है। ठीक है, इस प्रकार के। तो G1 से S में आओगे, इससे पूछ के आना पड़ेगा। S से G2 में जाओगे, साइक्लिन A से पूछ के जाना पड़ेगा। G2 से M में जाओगे, साइक्लिन B से पूछ के जाना पड़ेगा। इसने क्या पूछा? सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम G2 टू M, G2 टू M फेज इज मेनली कंट्रोल्ड बाय साइक्लिक AMP। नहीं, साइक्लिन्स, हाँ साइक्लिन्स तो है। सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स, या ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसने प्रिसाइजली नहीं पूछा, इसने पूछा साइक्लिन्स है तो बिल्कुल साइक्लिन ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा इसने, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अकर्स व्हेन ए सेल इंटर्स इनटू M फेज। जब M फेज में जाते हैं तब इसमें से कौन सी बातें नहीं होती है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, ये तो होता है, कंडेंसेशन तो करना ही पड़ेगा M फेज में, क्योंकि आपको क्या करना है, अब डिवाइड करना है। डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ H1 हिस्टोन, इसको आप H1 कह सकते हो या H5 भी कह सकते हैं। देखो ये क्या होता है, जैसे अभी हमने बनाया था ना हिस्टोन प्रोटीन, और उसके ऊपर क्या बनाया था हमने? DNA। तो दो हिस्टोन प्रोटीन के बीच में जो DNA मिलता है, यहां पर मिलेंगे आपको H1 हिस्टोन, ये वाले। अब ये कहता है इसके ऊपर आपको डीफॉस्फोराइलेशन करना है, नहीं उसके ऊपर तो फॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा जब आप क्या करोगे, M फेज की ओर जाते हो। तो ये कहता है कौन सी बातें सही नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। बाकी ब्रेकडाउन ऑफ ER बिल्कुल ये तो होता ही है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन तो होगा ही, उसी से आप क्या करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से ऐसे न्यूक्लियोटाइड है जो मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? ATP पाया जाता है मुक्त अवस्था में, पता ही है आपको। एक यूकैरियोटिक कोशिका है, उसके अंदर नॉन कोडिंग DNA में क्या क्या शामिल कर सकते हो? आप इंट्रॉन कर सकते हो, बिल्कुल होता है नॉन कोडिंग DNA के अंदर इंट्रॉन। स्यूडोजिन्स बिल्कुल पाए जाते हैं। स्यूडोजिन्स क्या होते हैं? ऐसे जीन्स जो अभी एक्सप्रेस नहीं हो रहे, लेकिन इवोल्यूशन के दौरान कभी एक्सप्रेस हुए थे, लेकिन हमारे पास है वो स्पेसर DNA, ये भी पाया जाता है। तो ये तो सारे सही हो गए। ये कहते हैं कि एक tRNA मॉलिक्यूल कैन बाइंड एट एनी of three sites available on the ribosome during the translation. Which of the following is not of these site? तीन साइड पे बाइंड होता है, बिल्कुल होता है, और कौन सी साइड नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा सुनिए यहाँ पे, देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये है आपका mRNA के ऊपर लार्ज और स्मॉल यूनिट बाइंड होती है। यहां पर तीन साइट उपस्थित होती है जहां राइबोसोम आकर, सॉरी जहां tRNA आकर जुड़ते हैं। एक साइट का नाम होता है E साइट, इसको एग्जिट साइट कहते हैं। एक साइट होती है P साइट, ये पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज साइट होती है। और एक होती है A साइट, ठीक है ना, अमीनो एसिड साइट्स। तो ये तीन साइट हो गई, इसमें देख लीजिए। अमीनो एसिड साइट्स पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज पाई जाती है, और एग्जिट साइट्स भी पाई जाती है। डिकोडिंग साइट है, ये नहीं होती है, तो ये उसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा करेक्टर है जो सही सम्मिलित नहीं किया गया है? आपके सामने जो दिए गए हैं उसमें से सही नहीं है। सबसे पहले दिया पोरीफेरा में दो जनन स्तर, कहां से आ गए भाई? पोरीफेरा में दो जनन स्तर नहीं होते हैं। दो जनन स्तर का मतलब क्या है? डिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या हुआ? जिसमें दो जनन स्तर है, कौन से? एक्टो और एंडो। एक्टो और एंडो डिप्लोब्लास्टिक जो सिस्टम था, ये कहां से स्टार्ट हुआ था? सिलेंट्रेटा से। यहां तो पोरीफेरा में तो क्या पाया जाता है? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। और आपको डिप्लोब्लास्टिक बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको टिश्यू ग्रेड चाहिए, और टिश्यू ग्रेड तो कहां से स्टार्ट हुआ था? सिलेंट्रेटा से। तो ये तो गलत ही हो गया, दो जनन स्तर तो मिलेंगे नहीं। एनलिटा के अंदर मेटामेरिज्म पाया जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर आहार नाल, बिल्कुल ब्लाइंड सेक इसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसको ब्लाइंड सेक एलिमेंट्री कैनाल वाला ऑर्गेनिज्म है, ध्यान रखना। बोट्राइडल टिश्यू पाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। मोलस्का के अंदर देह गुहा जो होती है, सिलोम होती है, वो वेल डेवलप होती है, न्यूनीकृत नहीं होती है, ठीक है ना, रिड्यूस्ड नहीं होती है, वो वेल डेवलप होती है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा कि
पृथ्वी पर कीटों की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? उसके अंदर खंडीकृत जो उपांग है, सेगमेंटेड अपेंडिसेस जो पाए जाते हैं, उसकी वजह से ये क्या होते हैं, सबसे ज्यादा स्थायी या फिर सफल हुए हैं। कौन से ऐसे हैं जो सुमेलित नहीं किए गए हैं? आपके सामने सुनिए, प्रोटोस्टोम जंतु और ड्यूटेरोस्टोम जंतु क्या होते हैं। ब्लास्टोपोर से क्या बना है उसके आधार पर हमने जंतुओं का वर्गीकरण किया है। ये ब्लास्टुला है, ये ब्लास्टोपोर है। ब्लास्टोपोर आगे चलकर अगर माउथ का फॉर्मेशन करती है तो ऐसे जंतुओं को हम कहते हैं प्रोटोस्टोम, और अगर ब्लास्टोपोर आगे चलकर एनस का फॉर्मेशन करती है उसको हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। ये बात समझ में आई आपको? ये क्वेश्चन आ सकता है। प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम। ड्यूटेरोस्टोम किसको बोलेंगे? अगर ब्लास्टोपोर, या आप ये कह सकते हो फर्स्ट ओपनिंग ऑफ ब्लास्टुला, फर्स्ट ओपनिंग ऑफ ब्लास्टुला अगर आगे चलकर वो क्या बना रही है, एनएस बना रही है, तब तो हम बोलेंगे उसको ड्यूटेरोस्टोम, और अगर वो आगे चलकर माउथ बनाती है तब बोलेंगे प्रोटोस्टोम। अब एग्जांपल में आइए, प्रोटोस्टोम ऑर्गेनिज्म एनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ठीक है, ये हो जाते हैं प्रोटोस्टोम। और ड्यूटेरोस्टोम्स इकाइनोडर्मेटा है, हेमिकोडेटा है और कोडेटा है। तो इकाइनोडर्मेट से आगे वाले सारे क्या हो गए? ड्यूटेरोस्टोम्स हो गए। इन्होंने पूछा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रोटोस्टोम जंतु के केंचुआ। केंचुआ किसमें आता है? केंचुआ आता है एनिलिडा में, तो ये तो सही हो गया बिल्कुल, प्रोटोस्टोम एनिलिडा इसमें आते हैं। ड्यूटेरोस्टोम जंतु ऑक्टोपस, ऑक्टोपस तो मोलस्का का ऑर्गेनिज्म है, मोलस्का में क्या पाए जाते हैं? प्रोटोस्टोम है, ये कह रहा है इसमें ड्यूटेरोस्टोम है। आपसे नहीं पूछा है तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। बिरोई में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, बिल्कुल। बिरोई किसमें आता है? सिलेंट्रेटा में आता है, टिनोफोरा का ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। सर्पिल जो स्पाइरल क्लीवेज है वो पाया जाता है किसके अंदर? एस्केरिस के अंदर। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एस्केरिस वाला, ध्यान रखना। या जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो सबसे ज्यादा कहां होगा? सुनिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता क्या है। मान लीजिए इसको हम एक बोटल नेक इफेक्ट से पढ़ते हैं। एक बोतल जैसी संरचना है या बोतल जैसा हैबिटाट है, इसमें लोग रहते हैं सभी जगह पर। सभी जगह पर लोग जो रहते हैं, या इनमें जो हाई अमाउंट में जो लोग पाए जाते हैं वो कैपिटल टी वाले होते हैं, और बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो स्मॉल टी वाले होते हैं। अचानक क्या हुआ, ये घूमने कहीं गए थे, मान लो यहाँ आ गए घूमने के लिए, पीछे से कुछ डिजास्टर होते हैं, ज्वालामुखी फटता या कुछ होते हैं, ये सारे के सारे मर जाते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इस पूरी पॉपुलेशन में अब सरवाइव कौन कर रहा है? ये नहीं कर रहे। तो इस बड़ी पॉपुलेशन के अंदर पहले जिनकी संख्या बहुत ही कम थी, अब कुछ आने वाले सालों में अब इन्हीं की जनसंख्या दिखेगी, और ये क्या हो गई, यहाँ से खत्म हो गई। इसको कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ होता है? तो ये छोटी पॉपुलेशन में, छोटी पॉपुलेशन होनी चाहिए, और जो इंटरब्रीड करती है उनके अंदर सबसे अधिक देखा जाता है। ये कहता है कौन सा IUCN की रेड लिस्ट में नहीं है, शामिल नहीं किया गया है। देखिए, हरा समुद्री जो कछुआ है ये बिल्कुल किया गया, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। भारतीय अजगर, ये भी नियर थ्रेटेंड स्पीसीज है, ध्यान रखना। भारतीय अजगर है, इसको भी नियर थ्रेटेंड। देखो रेड लिस्ट में 7-8 कैटेगरियां आती है, तो ये एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, सॉरी टी आएगा, NT, नियर थ्रेटेंड। वाइपर की तो बहुत सारी जातियां इसके अंदर आई हुई है। येलो मोस्ट जो लिजर्ड है ये भी एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। वाइपर की बहुत सारी जातियां वैल्यूएबल स्पीसीज है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर भी आई। इसने रेड लिस्ट पूछा है, तो रेड लिस्ट में तो सारे ही आ रहे हैं लगभग, तो थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, इसको एक बार रख दो। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऐसा जिसके अंदर मनुष्य के अंदर जो प्यूरिन होते हैं, प्यूरिन कौन से होते हैं? एडिनिन और ग्वानिन, इनका जो लास्ट प्रोडक्ट है वो क्या है? जब आप इसका कैटाबॉलिज्म करते हो, जब इनको तोड़ते हो, एडिनिन ग्वानिन आपके खराब हो गए, तो एंड में वो कहां जाते हैं? वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और राष्ट्रीय पार्क पर्वतीय गोरिल्ला के लिए कौन सा राष्ट्रीय पार्क है वो बनाया गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया आपसे। तो ये कांगो के अंदर हुआ है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, अभी सुर्खियों में था इसलिए पूछा गया है क्वेश्चन। कांगो के अंदर है। और वेरिला एक और राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अंदर इसको रखा गया है।
एल्बर्टा भी शायद होगा ऑप्शन के अंदर, लेकिन है ये कांगो के अंदर, इधर नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लिखा हुआ एलिंग गुणसूत्र, एलिंग सॉरी ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी। ओके, ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी का एग्जांपल आपको बताना है कि इसके अंदर कौन सी डिजीज है, वो ऑटोसोमल एन्यूप्लॉइडी है। सुनिए, टर्नर सिंड्रोम गलत, क्योंकि ये ऑटोसोम होता ही नहीं है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नहीं, ये भी नहीं हो सकता। डाउन सिंड्रोम, बिल्कुल ये डाउन सिंड्रोम है, वो ऑटोसोमल है, क्योंकि ये दोनों एलोसोमल के एग्जांपल है, इसलिए ये तो वैसे कट हो गए। डाउन सिंड्रोम इसका एग्जांपल हो जाएगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया तो जीन में प्रॉब्लम आने की वजह से होता है, तो इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूटिलाइजेशन जो है वो क्या है? एलएच का स्त्रवण है? नहीं। वसाओं का पाचन होता है? बिल्कुल नहीं। संयोजी उत्कों का निर्माण इससे नहीं होता। कार्पस ल्यूटियम की जो ग्रेनुलोसा या थिक्कल कोशिकाएं होती है उनके अंदर ये क्या करता है? विभेदन होता है इस क्रिया के द्वारा। ये बिल्कुल सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कोर्टिसोल की आधिक्य से दुष्प्रभाव या फिर साइड इफेक्ट होते हैं? देखिए, कोर्टिसोल जो है जब वो ज्यादा हो जाता है तो कुसिंग डिजीज हो जाती है, ठीक है। और ये कुसिंग डिजीज क्या करती है? प्रोटीन जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या करती है? बढ़ा देती है। प्रोटीन उपापचय को क्या करती है? बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। तो प्रोटीन उपापचय, ट्रिप्सिनोजन, आपको पता है प्रोटीन उपापचय किसकी वजह से होता है? ट्रिप्सिनोजन की वजह से होता है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। हाइपोथैलेमस में जो सुप्रा ऑप्टिक अधिनेत्रीय या प्रोवेंट्रिकुलर केंद्रकों में उपस्थिति प्रासरण ग्राही निम्न में से किस हार्मोन की निर्मोचन के कारण होता है? ओके, ओस्मो रिसेप्टर आपसे पूछे हैं कि ओस्मो रिसेप्टर्स जो है वो कौन से हार्मोन्स के लिए होते हैं? तो ये एंटी डाययूरेटिक या वेसोप्रेशन हार्मोन के लिए होते हैं। ये ध्यान रखना, याद रखने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि ट्रांसफेरिन या लैक्टोफेरिन, ट्रांसफेरिन या लैक्टोफेरिन है, इसका मुख्यतः कार्य क्या होता है? ये लोह Fe का क्या करते हैं? Fe+2 का क्या करते हैं? परिवहन करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब आपको पता है, जब आपका हीमोग्लोबिन जब टूट जाता है तो ग्लोबिन प्रोटीन है, ये तो खराब हो जाएगा क्योंकि ये तो प्रोटीन है, इसका तो एक फिक्स हाफ लाइफ होती है। लेकिन हिम के अंदर जो पोरफायरिन रिंग है उसको रिसाइकिल करना है आपको, और Fe+2 है उसका क्या करना है? आपको रिसाइकिल करना है। तो इनको स्टोर करना है आपको। स्टोर करने के लिए आप इसको लीवर में लेके जाओगे, और ट्रांसपोर्ट के लिए क्या चाहिए आपको? ट्रांसफेरिन या लैक्टोफेरिन चाहिए। विटामिन ए की कमी से क्या नहीं होता है? नाइट ब्लाइंडनेस बिल्कुल होता है, जीरोप्थेल्मिया होता है, मेल स्टर्लिटी भी पाई जाती है, स्टोमेटाइटिस नहीं होता है। ये विटामिन B1 B6 की वजह से होता है, B3 की वजह से भी होता है, नियासिन, ठीक है। B1 थियामिन होता है, नियासिन इसकी वजह से होता है, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर हो गया डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोनियोजेनेसिस मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? सुनिए पहले क्या है। ये कह रहा है कि मुझे बनाना है ग्लूकोज। क्या बनाना है? ग्लूकोज। हमने पूछा कहां से बनाओगे, इसने पूछा नियो, एकदम नए तरीके से बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? नए तरीके से। और नए तरीके से ग्लूकोज बनाने की क्रिया कहां होती है? लीवर में और किडनी में, दोनों। नए तरीके से मतलब क्या होता है? जब आप अमीनो एसिड से क्या बनाते हो? ग्लूकोज बनाते हो। जब आप फैट से ग्लूकोज बनाते हो, जो कि नॉर्मली नहीं बनता, ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। जो कहां होता है? ये हमारे लीवर और किडनी दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोरिन जो अमीनो एसिड है, टोरिन अमीनो अम्ल है, वो हृदय में कौन सा काम नहीं करता है? ये आयन फ्लक्स का नियमन करता है, बिल्कुल, रेगुलेशन ऑफ आयन फ्लक्सेस। मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, ये इसका मेन फंक्शन है, ध्यान रखना। टोरिन जो अमीनो एसिड है, हालांकि ये 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड से बाहर है, अलग है टोरिन। तो ये क्या करता है? मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, कंट्रोल ब्लड फ्लो को कंट्रोल ये नहीं करता। मॉड्यूलेशन ऑफ मेम्ब्रेन बिहेवियर, बिल्कुल ये तो इसने कर ही दिया स्टेबलाइज करके। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला। लिखा हुआ है सबस्टेंस विच ब्रिंग अबाउट इवैक्यूएशन ऑफ बाइल इनटू द ड्यूडेनम कोल्ड। तो
ये पूछ रहा है कि आपका जो बाइल सोल्ट है, बाइल जो है वो ड्यूडेनम में किसके द्वारा निकाला जाता है? तो कोलसिस्टोकाइनिन ये काम करता है, तो कोलसिस्टोकाइनिन नहीं है तो कैलोगोगस ये कार्य करेगा। ठीक है, इसके द्वारा क्या करता है, इसको बाहर निकाला जाता है। वैसे कोलसिस्टोकाइनिन आपको पता ही है। निम्न में से कौन सी पेशियों में एटीपी के पुनर्निर्माण के लिए मध्यस्थ रिजर्व का काम करता है? क्या पूछ रहा है, देखो ये आपसे बात कर रहा है कि अगर मैं एटीपी को यूज किया मैंने और एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मैंने बना दी, जब मैं काम कर रहा था, जब मैं खेल रहा था, मसल्स के अंदर मेरी एटीपी थी, स्टोर थी, उसको मैंने चेंज कर दिया एडीपी में क्योंकि मैंने उसको यूज कर लिया। अब ये बोल रहा है कि ये दोबारा वापस कैसे जाएगा? तो दोबारा जाने के लिए इसको क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। तो ये फॉस्फेट कहां से आता है? क्रिएटिन फॉस्फेट से आएगा। एडीपी से आपको एटीपी तो बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंड्रिटिक सेल्स का काम क्या होता है? देखिए डेंड्रिटिक सेल्स जो होती है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती है, मतलब अपने ऊपर एंटीजन को प्रेजेंट करके रखती है। और अगर कोई सेल एंटीजन को प्रेजेंट करती है कि देखिए हमारे पास एंटीजन है, दिखाती है ऐसे एंटीजन है हमारे पास, तो दूसरी जो कोशिकाएं होती है टी सेल्स, कौन सी टी सेल्स? टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, टी किलर सेल, ठीक है, या टी एनके सेल्स भी कह सकते हो, नेचुरल किलर सेल। ये सारी सेल्स आ जाती है और इसको खा लेती है क्योंकि इसके अंदर क्या है? वायरस का इंफेक्शन है। तो एंटी डेंड्रेटिक सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एंटीजन को दिखा रही है। तो इससे क्या हुआ? एंटीजन टी कोशिकाओं का एंटीजन विशेष टी कोशिकाओं का सक्रियण होता है, एक्टिवेशन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स। बिल्कुल यही बात इसमें सबसे सही है। परजीवी संक्रमणों को हटाती है, ये नहीं हटा रही है। एंटीबॉडीज का स्त्राव नहीं, एंटीबॉडीज का स्त्राव कौन करती है? प्लाज्मा सेल्स के द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा नहीं किया जाता। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। वायरस संक्रमित कोशिकाओं को खाती है, खाने का काम इनका होता है, तो ये नहीं करती। नेक्स्ट आता है एमएचसी फर्स्ट। एमएचसी फर्स्ट जीन जो झिल्ली में ग्लाइकोप्रोटीन के निर्माण के कूट है वो कहां पाए जाते हैं? ये सुनिए, एमएचसी जो फर्स्ट है, देखिए एमएचसी दो टाइप की होती है, यहां बता देता हूं मैं आपको। एमएचसी दो टाइप की होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। क्या होती है? मेजर हिस्टो कॉम्पेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप सेकंड कुछ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के ऊपर पाई जाती है, जबकि टाइप फर्स्ट है वो सभी न्यूक्लिएटेड सेल्स के ऊपर पाई जाती है। केंद्रक युक्त कोशिकाओं के ऊपर ये मिलेगी, एंटीजन को प्रेजेंट करने वाली कोशिकाएं होती है। ऑर्गन जब डोनेट किए जाते हैं तब इन्हीं एमएचसी को देखकर क्या करते हैं? ऑर्गन का डोनेशन किया जाता है या ऑर्गन को लगाया जाता है। तो ये किसके ऊपर मिलती है? किस झिल्ली के ऊपर मिलती है? ट्यूमर सेल्स में मिलती है या ये सभी न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं के ऊपर मिलती है? तो बिल्कुल एमएचसी फर्स्ट है वो सभी न्यूक्लिएटेड कोशिकाओं के ऊपर मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा और प्रोकैरियोट जो होते हैं उनमें मुख्य विभिन्नताएं क्या होती है? तो देखिए माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती, इसीलिए ये क्या करता है? अपनी आकृति को, अपने आकार को बदलता रहता है। इसीलिए इसको पादप जगत का क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर कहते हैं। क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी आकार है, आकृति है, उसको बदलता रहता है। ठीक है, और प्रोकैरियोट के साथ में इनमें क्या विभेदन है? एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, बिल्कुल प्रोकैरियोट में सेल वॉल पाई जाती है। बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोट्स के अंदर आते हैं, सेल वॉल होती है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। तो यही ऑप्शन सही हो गया आपका। नो प्रोटीन इन द सेल वॉल, प्रोटीन सेल वॉल होती ही नहीं है। नो काइटिन इन सेल वॉल, न्यू म्यूरिन इन सेल वॉल, फर्स्ट ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किन स्तनधारियों में पश्चपाद है वो अनुपस्थित होते हैं? कौन से ऐसे मेमल्स है जिनमें क्या नहीं मिलते? हाइंड लिम्स है वो नहीं पाए जाते। देखिए सिटेशियंस जो होते हैं जिनमें हमारे ब्लू वेल्स आते हैं, इनके अंदर क्या नहीं होते? पश्चपाद है वो नहीं पाए जाते। प्रोसिमन्स भी इसी के अंदर आ जाएंगे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना सिटेशियंस के लिए। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इज नॉट ट्रू अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। देखो होता क्या है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? डीएनए जो होता है डबल स्टैंडर्ड, वो इस प्रकार से अगर कॉइल्ड है उसको कट करता है,
रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, क्योंकि एंडो बोला इसने, एंडो मतलब बीच में से, न्यूक्लियजेज जिसकी लास्ट में ASE लग जाता है वो एंजाइम की तरह काम करते हैं। और किसको काट रहे हैं, देखो न्यूक्लियस मतलब कि केंद्रक में मिलने वाले चीजों को काट रहे हैं, बीच में से काट रहे हैं। और रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है काटना, तो बीच में से कट कर रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, क्लीव करते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड को विद इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बिल्कुल पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, ये बहुत लंबी चेन है, इसको बीच में से कट कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसीलिए इनका यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, ध्यान रखना। वर्क ऑन पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, बिल्कुल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, जैसे GAATTC, ठीक है। इसके नीचे इसका सीक्वेंस लिखे तो क्या लिखेंगे, GAATTC। अब इसको पढ़ के देखिए, सीक्वेंस हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर पढ़ा जाता है। 5 के नीचे 3 आता है, 3 के नीचे 5 आता है। इसको यहां से 5 to 3 पढ़िए GAATTC, 5 to 3 पढ़िए GAATTC। तो इस प्रकार के सीक्वेंस जिनको दोनों दिशाओं में पढ़ने पर एक ही प्रकार का या सेम ध्वनि उत्पन्न होती है, सेम उच्चारण होता है, उनको हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो आप ये उदाहरण ले सकते हो, आप ये उदाहरण ले सकते हो। सॉरी, सरस है, सिंपल एग्जांपल है, डालडा सरस, किसी कहीं से भी पढ़ो, आप यहीं से पढ़ो, यहां से पढ़ो, सेम है। तो इस प्रकार के सीक्वेंस बिल्कुल इसी के अंदर आते हैं, इनमें फिक्स इस प्रकार के सीक्वेंस है वो पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये DNA के चिपचिपे सिरों को जोड़ते नहीं है, ये तो काट रहे हैं ना। आपसे क्या पूछा है, नोट ट्रू, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, ये मतलब ये गलत है, ये सही नहीं है बात। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा सही नहीं है, नेफ्रीडिया हिरुडिनेरिया में मिलता है, बिल्कुल। नेफ्रीडिया क्या होते हैं, उत्सर्जी अंग है जो हिरुडिनेरिया मतलब एनिलिडा के सदस्यों में पाए जाते हैं। ऑर्गन ऑफ बोजेनस, ये भी पाइला के अंदर पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। साइक्लोसिस मूवमेंट यूग्लिना, ठीक है। साइक्लोसिस मूवमेंट मतलब कि साइटोप्लाज्म में जो फूड वैक्यूल्स है वो इस प्रकार से क्या करती है, रोटेट करती रहती है। और डर्मल ब्रोंकाई ऑफ पैलियोमोन्स, नहीं, इसके अंदर डर्मल ब्रोंकाई है वो नहीं पाए जाते हैं पैलियोमोन्स के अंदर, ठीक है। तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि स्टारफिश के अंदर मिलने वाले जो गोनेड्स होते हैं वो कितने जोड़े होते हैं। देखो स्टारफिश की अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस प्रकार से पाए जाते हैं। स्टारफिश के हर एक आर्म के पास यहां एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं, गोनेड्स पाए जाते हैं। तो हर एक आर्म पर मिलेंगे तो टोटल कितनी आर्म हुई, 5, और 5 आर्म पर कितने गोनेड्स हो गए, 5 जोड़ी। तो कितने जोड़ी हो जाएंगे, ये 5 जोड़ी गोनेड्स इसके अंदर उपस्थित होते हैं। निम्न में से किस प्रकार के क्लोम जो है वो झींगे में नहीं पाए जाते हैं, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। कंकताकार नहीं होते हैं, पार्श्व क्लोम होते हैं, अर्थ क्लोम होते हैं और पाद क्लोम भी पाए जाते हैं, पैक्टिनेट नहीं पाए जाते। फेशोला हिपेटिका में पाचन केवल बाह्य प्रकार का होता है, बाकी कुछ नहीं है, अंतःकोशिकीय, याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेशोला हिपेटिका के अंदर मिलने वाले जो लाइफ साइकिल है ये किस प्रकार से किस किस में करता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। टीनिया के लिए कौन सी बात सही नहीं है, टीनिया आपको पता है किसके अंदर आता है, प्लेटिहेल्मिन्थेस का ऑर्गेनिज्म है, ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, वायु श्वसन करता है, बिल्कुल। आहार नाल इसमें होता नहीं है, मैंने पिछली स्लाइड में आपको बता दी थी। जीवन चक्र में सर्केरिया लार्वा यहाँ नहीं आएगा, सर्केरिया लार्वा इसमें नहीं मिलता। इसमें जो लार्वा मिलते हैं उसका नाम हेक्साकेंथ लार्वा है, सिस्टीसर्कस लार्वा है, इसमें ये नहीं पाया जाता। तो ये डी ऑप्शन है वो गलत हो गया, आपको सही नहीं है यही पूछा था, तो ये आप करेंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, एक विकासशील भ्रूण में पेराक्राइन कारक क्या होते हैं, पेराक्राइन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझ लीजिए। देखो क्या होता है, 3 कोशिकाएं हैं, मान लीजिए ये 3 नियर बाई सेल्स है, ए सेल्स, बी सेल्स और सी सेल्स। इसके द्वारा बाहर कुछ सिग्नल स्रावित किए जाते हैं, इसके ऊपर कुछ रिसेप्टर है, इसके ऊपर भी कुछ रिसेप्टर है। ये जो सिग्नल स्रावित किए जाते हैं ये मान लीजिए इस रिसेप्टर पर आकर जुड़ जाते हैं और ये कोशिका आगे चलकर किसी भी प्रकार का फंक्शन करने लग जाती है, या ये कोशिकाएं
कार्य में विभेदित हो जाती है, फंक्शनली एक्टिव हो जाती है, मतलब ये काम करने लग जाती है जो पहले नहीं कर रही थी। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको हमने क्या नाम दिया, पैराक्राइन नाम दिया। अब पढ़िए ऑप्शन क्या है, प्रोटीन्स दैट कैन अफेक्ट बिहेवियर ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल जो पास में मिलने वाले कोशिकाओं के व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। बिल्कुल यही है इसमें, वह प्रोटीन जो निकटवर्ती कोशिकाओं के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, इसको हम क्या कहें, पैराक्राइन कहते हैं। बाकी फैक्टर्स दैट ट्रेवल थ्रू द ब्लड, ये नहीं हो सकता। कैडेरियंस तो मॉलिक्यूल्स ही अलग हो गए और किट प्रोटीन्स हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही है। तो इस प्रकार से देखिए, आपने देखा कि ये पेपर है, स्टैंडर्ड का बना है, अच्छा पेपर आता है। आप, हालांकि आपकी तैयारी हो गई होगी, तो ये लास्ट के जो क्वेश्चंस है फटाफट फटाफट आप पेपर्स है उनको आप देख कर जाइए, ताकि हमारा यही विश्वास है कि आपका सिलेक्शन हो। और ये जो क्वेश्चंस है आपको कहीं ना कहीं, मतलब ऑप्शंस को हटाने में भी अगर मदद करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए 4 ऑप्शन है और आप कहीं ना कहीं ऐसे फंस जाते हो कि यार ये है या नहीं है, ये होगा या नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है ये। तो आशा करता हूं कि आपको इस स्लाइड से कुछ फायदा हुआ होगा। आगे भी हम आपके लिए ऐसी स्लाइड्स लेके आते रहेंगे और आपके नॉलेज को बढ़ाते रहेंगे। जुड़े रहिए संभव इंस्टीट्यूट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।